नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एलडीसी एग्जाम की फाइनल तैयारी के लिए हम 10+2 लेवल वाले एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली समझ रहे हैं। इस वीडियो में हम टेंसेस के अंतर्गत प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलग-अलग यूजेस से संबंधित क्वेश्चंस को अलग-अलग लेकर समझ रहे हैं ताकि आपको हर बात अच्छे से समझ में आ सके। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के हमेशा होते रहने वाले कार्यों संबंधी प्रश्न हैं। ये लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य संबंधी प्रश्न है। ये स्टेटिव वर्ब्स वाले प्रश्न है। ये रूटीन्स वाले प्रश्न है जो एलडीसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये हैबिट्स वाला प्रश्न है। लास्ट में ये कंडीशनल सेंटेंस वाले प्रश्न है। लेकिन उससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के यूजेस के सभी संभव 5 मुख्य प्रकारों को फॉर्मूले के साथ याद कर लेंगे, जो है प्रेजेंट सिंपल इज योर शिप फॉर द फ्यूचर। लेकिन इनमें से ये तीसरा और चौथा आपके लेवल पर नहीं पूछा जाता। फिर हम पहले मुख्य प्रकार के तीनों प्रकारों को फॉर्मूले के साथ याद कर लेंगे। फिर इनमें से पहले प्रकार के 10 उप प्रकारों को फॉर्मूलों के साथ याद कर लेंगे। फिर तीसरे प्रकार के 18 उप प्रकारों को भी फॉर्मूलों के साथ याद कर लेंगे। फिर दूसरे मुख्य प्रकार के 3 प्रकारों को फॉर्मूले के साथ याद कर लेंगे और फिर पांचवें मुख्य प्रकार के 2 प्रकारों और उप प्रकारों को फॉर्मूले के साथ याद कर लेंगे। अब ये प्रेजेंट सिंपल के 5 मुख्य प्रकारों का फॉर्मूला है कि प्रेजेंट सिंपल इज योर शिप फॉर द फ्यूचर। इसमें 4 है और एक ये है। तो एस से हुआ स्टेट प्रेजेंट यानी अवस्था या स्थिति संबंधी वर्तमान। इसमें कार्य स्थायी रूप से नॉन स्टॉप या बिना रुके होता है। इसके 3 प्रकार हैं जिनमें यूनिवर्सल फैक्ट्स और स्टेटिव वर्ब्स वो सब आती हैं। फिर है एच से हैबिचुअल प्रेजेंट यानी आदत संबंधी वर्तमान। इसमें कार्य कई बार होता है लेकिन विद ब्रेक्स या रुक रुक कर होता है। इसके भी 3 प्रकार हैं और इसमें रूटीन्स और हैबिट्स वगैरह आती हैं। फिर ये आई से इंस्टेंटेनियस, ये आपसे नहीं पूछा जाता। फिर पी से पास यानी सामान्य वर्तमान काल जो भूतकाल का उल्लेख करे, ये भी नहीं पूछा जाता। फिर फ्यूचर यानी सामान्य वर्तमान जो भविष्य काल का उल्लेख करे, ये आपसे पूछा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस के रूप में। फिर इस पहले मुख्य प्रकार के 3 प्रकारों का फॉर्मूला है कि इसमें नॉन स्टॉप नेचर वाली परमानेंट या लॉन्ग टर्म स्टेट होती है। तो ये देखिए परमानेंट नेचर वाले वो यूनिवर्सल फैक्ट्स और ये स्टेटिव वर्ब्स के लिए आ गया, और ये लॉन्ग टर्म वाले भी होते हैं इसमें। तो परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स तो हमेशा होते रहने वाले कार्य स्थितियां, या लॉन्ग टर्म एक्शंस और स्टेट्स यानी लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य स्थितियां, और स्टेटिव वर्ब्स यानी अवस्था स्थिति सूचक क्रियाएं जो लंबे समय या अल्प समय वाली दोनों तरह की हो सकती हैं। फिर है परमानेंट, इसमें इस पहले इन 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स। इसके 10 उप प्रकारों के 2 फॉर्मूले हैं। पहला ये फॉर्मूला है शॉर्ट में यूएस एमजी एनपी जीएफ क्यूपी। अब इसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप है, याद करने के लिए आसान बनाने के लिए यह है, अगर आपके पास यूएस में बनी एमजी हेक्टर कार हो और उसे चलाने का नेशनल परमिट हो तो गर्लफ्रेंड क्यों ना पक्की हो। अब इनमें वो सभी 10 प्रकार के काम आ गए जो हमेशा होते रहते हैं और उन्हें कहते हैं यूनिवर्सल या इटर्नल ट्रूथ्स। हमेशा होते रहेंगे, हर जगह होते रहेंगे। ये किस तरह के हैं? ऐसे साइंटिफिक ट्रूथ्स, मैथमेटिकल, जियोग्राफिकल, नेचुरल या जनरल, प्रोफेशनल, जनरलाइजेशन, फैक्ट लाइक एक्सप्रेशंस, quotations and proverbial sayings। अब परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए जो 10+2 लेवल वाले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये है न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ब्लैंक एप्पल्स फॉल, और इसमें मेक वर्ब की कोई फॉर्म यूज करनी है। अब ये मेक का मतलब होता है मजबूर करना, किसी को कोई काम करने को मजबूर करना या किसी का कोई कार्य होने का कारण पैदा करना। और ये यहाँ पे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ये एप्पल्स को गिरने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, अब इसमें वैसे तो मेड आना चाहिए था सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये देखिए ये मेन क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य में पास्ट टेंस आया है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी अधीनस्थ उपवाक्य में भी पास्ट टेंस आना चाहिए था, दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मेड एप्पल्स फॉल। लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं है जो भूतकाल में ही हुआ कि न्यूटन ने उस समय खोजा कि एप्पल्स गिर गई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये हमेशा होता है, वो आज भी गिर रही हैं और भविष्य में भी गिरेंगी। तो ये परमानेंट नेचर का काम हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एप्पल्स गिरती हैं नीचे। तो ये यहां पे हो जाएगा मेक्स प्रेजेंट सिंपल में, और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है
कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, अकेला है, सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर फॉर्म में आ जाएगा, तो मेक में एस लगा दिया गया, तो ये हो गया मेक्स। अब ये क्यों नहीं होगा विल मेक, एक तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, और एक फ्यूचर में ही थोड़ी होगा, ये तो हमेशा ही होता है काम, और इज मेकिंग अभी थोड़ी कर रहा है, हमेशा होगा ये काम, और वैसे भी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग ये नहीं आ सकता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, और इसमें बी वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है, बी यानी होना, मीजल्स यानी खसरा, इन्फेक्शियस डिजीज यानी संक्रामक रोग, तो खसरा होता है संक्रामक रोग। अब ये हमेशा होता है, परमानेंट स्टेट है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इसमें इज या आर आएगा, ये विल और हैव तो आने का सवाल ही नहीं है, ये तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है ही नहीं, ये मेन वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं हो सकती, और ये मेन वर्ब हो सकती है, लेकिन यहाँ पे होने का सेंस आया तो बी वर्ब में से कोई आएगा, और क्योंकि ये परमानेंट स्टेट है, साइंटिफिक ट्रूथ है, तो प्रेजेंट सिंपल वाली फॉर्म आएगी बी की, और ये मेन वर्ब की तरह है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और यहाँ ये मीजल्स सिंगुलर है, ये खसरे का नाम है जिसमें एस या एस कई शब्दों में, कई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एस या एस जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो सिंगुलर नाउन होते हैं, तो ये मीजल्स यानी खसरा को भी एस लगा के ही लिखा जाता है, लेकिन ये एक वचन है इसलिए इसमें इज आएगा, सो इट विल बी मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। फिर है द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट ऑन वाटर, ये फ्लोट यानी तैरना का हमें कोई वर्ब फॉर्म लगानी है। अब इसमें भी देखिए इसी की तरह यहां ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस आना चाहिए था, तो यहां भी ये पास्ट टेंस आना चाहिए, द टीचर सेड दैट द ऑयल फ्लोटेड आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये फ्लोटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है कि हमेशा ही ऑयल तैरता रहता है पानी के ऊपर, तो यहां हो जाएगा फ्लोटेड की जगह सिर्फ फ्लोट्स। सिर्फ फ्लोट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होती है, तो ऑयल फ्लोट्स सिंगुलर की तरह होगा, और हेड फ्लोटेड ये होगा ही नहीं, सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग हो सकता था लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये परमानेंट ट्रूथ है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस इसमें यूं लगा, देखिए ये पास्ट टेंस है तो वहां भी आना चाहिए था, पर चूंकि ये परमानेंट नेचर का ट्रूथ है इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा। फिर है द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, अब इसमें भी बी वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है, या ये हैपन भी हो सकता है, लेकिन यहां पे क्या है देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स, राइज यानी ज्वार, फॉल यानी भाटा, ऑफ द टाइड्स, तो इन दोनों को हम मिला के हिंदी में तो एक ही शब्द कर देते हैं, ज्वार भाटा, तो ये ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस, लूनर यानी चंद्रमा के असर के कारण ये ज्वार भाटा आता है या होता है, तो इसमें बी वर्ब आएगी या हैपन आएगा। अब चूंकि इसमें ये एक सिंगुलर एक ही विचार है, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स यानी ज्वार भाटा, तो इसमें सिंगुलर आनी चाहिए नाउन, सॉरी वर्ब, सो यहां इज आ जाएगा, तो ये होगा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। ये हैपन भी हो सकता था, लेकिन अगर ये हैपन्स होता तो ये काम हो जाता कि ऐसा होता है इनकी वजह से, पर ये हैपन है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये नहीं आएगी। अब यहाँ टाइड्स है, दो हैं, ये राइज एंड फॉल दो है, लेकिन दोनों को मिला के एक विचार है ज्वार भाटा, इसलिए ये सिंगुलर नाउन आया है, सिंगुलर वर्ब आया है, सॉरी, और ये प्लूरल भी नहीं आया, ये हैव तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है द सन ड्यूरिंग द डे, अब ये सन शाइन करता है, शाइन का कोई फॉर्म लगाना है, चमकना, अब इसमें देखिए द सन सिंगुलर है और ये हमेशा चमकता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है, ये प्राकृतिक सत्य, तो इसमें क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल, तो शाइन्स आ जाएगा क्योंकि सन सिंगुलर है। विल शाइनिंग और विल बी होता अगर ये कंटिन्यूअस में भी बनाना है, तो ये हैव बीन शाइनिंग कोई मतलब ही नहीं, शाइंड पहले ही थोड़ी, आज भी चमक रहा है, कल भी चमकेगा, तो द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, सूर्य दिन में चमकता है। फिर है द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ, ये राउंड, अब ये भी बी वर्ब की कोई फॉर्म लगानी है, ये सारी बी वर्ब की फॉर्म है, अब ये अर्थ सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। अब ये देखिए ये भी वही सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग, ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में तो वहां भी पास होना चाहिए था कि द अर्थ वाज राउंड, पर अर्थ उसी समय थोड़ी गोल थी, आज भी गोल है कल भी रहेगी, तो ये परमानेंट नेचर का नेचुरल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ कुछ भी कह लीजिए वो है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, तो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट सिंपल, तो या तो ये आएगा बस, तो ये बच गया, द अर्थ इज राउंड। फिर है माई यंगर डॉटर लर्न इन क्लास येस्टरडे दैट द अर्थ अराउंड द सन, अब ये भी
वही सीक्वेंस ऑफ टेंस के कारण लर्न, लर्नड, लर्नड, ये पास्ट टेंस है तो यहां भी पास्ट आना चाहिए था कि, और ये रिवॉल्व का वर्ब आएगी, यहाँ रिवॉल्व की फॉर्म लगानी है, घूमना, कि मैंने बताया था ना कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो लगाती है, हमेशा ही लगाती है, अभी थोड़ी लगा रही है या भविष्य में ही थोड़ी लगाएगी या पास में ही थोड़ी लगाई है। तो वैसे तो रिवॉल्व आना चाहिए था कि सीखा कि भाई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया, अरे लगाया नहीं, लगाती है, हमेशा ही लगाती है, तो ये हो जाएगा रिवॉल्व, और ये अर्थ सिंगुलर है तो ये रिवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट नेचर का ट्रूथ है। ठीक है, और ये इज रिवॉल्विंग अभी थोड़ी हो रही है, वॉज रिवॉल्विंग पहले ही थोड़ी हो रही थी। ठीक है, अब है ये जनरली ऑनेस्टी फ्रॉम द हार्ट। अब इसमें देखिए ये एक जनरल ट्रूथ है कि ईमानदारी दिल से आती है, कम का कोई फॉर्म लगाना है। तो अब इसमें भी वही, चूंकि ये एक जनरल ट्रूथ है, हमेशा सच होता है, तो इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल आएगा। तो यहाँ ऑनेस्टी कम्स यानी आती है फ्रॉम द हार्ट। कमिंग तो वैसे तो इज कमिंग आना चाहिए था, पर अभी थोड़ी आ रही है ना। और कम सिर्फ कम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ऑनेस्टी एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, तो ये कम्स आ गया। और ये हैज कम आ चुकी है, अरे भाई हमेशा आती है, दिल से ही आती है। अब है वॉट मी इज द जनरॉसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। जनरॉसिटी यानी उदारता। तो मुझे जो चीज प्रभावित करती है, तो ये स्ट्राइक का कोई फॉर्म लगाना है कि प्रिंसिपल की उदारता मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो वॉट स्ट्राइक्स मी, तो ये आपको ये जो जनरॉसिटी है ये प्रिंसिपल की, ये भी परमानेंट नेचर है, ये कैरेक्टर है उसका प्रिंसिपल का जो परमानेंट नेचर का है, इसलिए आप उससे हमेशा प्रभावित रहते हैं। ठीक है, कि उसकी उदारता से आप प्रभावित हैं, तो ये परमानेंट नेचर का काम है, हमेशा होता है ये काम, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा। और यहाँ पे जनरॉसिटी सिंगुलर है, इसलिए ये हो जाएगा स्ट्राइक्स, न कि स्ट्राइक। स्ट्राइकिंग स्ट्रोक नहीं, ये तो हमेशा हुआ है, परमानेंट नेचर का है। फिर है हनी इज स्वीट, ये आरपीएससी का, हाँ एलडीसी का ही है। अब ये हनी इज स्वीट, ये देखिए ये प्रेजेंट सिंपल में है, सिंपल सी बात है, यहाँ ये मेन वर्ब है, और ये भी एक परमानेंट नेचर का ट्रूथ है, नेचुरल जनरल ट्रूथ है कि शहद मीठा होता है, तो ये प्रेजेंट सिंपल आ गया। पास्ट सिंपल और ये तो हो ही नहीं सकता, आप समझते हैं, है ना। पास्ट सिंपल में वॉज होगा, और ये पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये उसमें है और हेड और आना चाहिए था, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। अब है द बाइबल सेज लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। अब ये कोटेशन है, कोटेशन यानी उद्धरण, कि बाइबल में कहा गया है कि लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, कि ये जो प्यार है पैसे के लिए, वो सारी दुर्गुणों का, सारी बुराइयों की जड़ है। तो इसमें देखिए ये सेज, ये भी प्रेजेंट सिंपल में है, से सेज एस लग गया वर्ब, मेन वर्ब में, तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। और ये भी यहाँ ये मेन वर्ब है इज, तो ये बी का होती है, तो इज द रूट ऑफ, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो ये सिंपल सी बात है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है ये चलिए सेकंड ग्रेड के आ गए। अब थोड़े वो परमानेंट नेचर की स्थितियां और कार्य देख लीजिए जो आपसे नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जा सकते हैं। जैसे ये है ए स्क्वायर हैव फोर साइड्स, तो हैव की जगह हो जाएगा हैज, ये एक स्टेटिव वर्ब है कि एक स्क्वायर में चार भुजाएं होती हैं, तो ये स्क्वायर सिंगुलर है, तो ये हैव का हो गया हैज, परमानेंट स्टेट है, हमेशा होगी, ये मैथमेटिकल ट्रूथ हो गया। फिर है द गंगा और गेंजीज फ्लोज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब ये फ्लो का हो जाएगा फ्लोज, क्योंकि ये सिंगुलर है गंगा। ये गेंजीज जो है ये ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड है, जैसे मेगास्थनीज या स्पीशीज, ऐसा लगता है लेकिन होते हैं सिंगुलर ही है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में अपवादों का एक कारण ये भी है कि इसमें दूसरी भाषाओं से बहुत ज्यादा शब्द लिए गए हैं, तो ये ऐसे भी दिया जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये फ्लो का फ्लोज हो गया, और ये एक जियोग्राफिकल ट्रूथ है कि हमेशा हमेशा होता है, वो तो बह ही रही है, अभी बह रही है, कल भी बहेगी, पहले भी बह रही थी। अब है फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, अब ये प्रोफेशनल ट्रूथ है कि एक किसान फसल उगाता है, और अ फार्मर सिंगुलर, तो एक ग्रो का हो गया ग्रोज, तो ये प्रोफेशनल ट्रूथ हमेशा होगा। फिर है कैट्स डिसलाइक गेटिंग वेट, यानी बिल्लियों को भीगना पसंद नहीं है, और ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल फॉर्म आ गया वर्ब का, डिसलाइक का डिसलाइक ही रह गया। ये एक जनरलाइजेशन है, सामान्यकरण। ठीक है, जैसे ये है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेजेस क्विकली, और अगर एज अ चाइल्ड होगा तो लर्न का जगह हो जाएगा लर्न्स, ये सामान्यकरण है ना, कि ऐसा होता है इन जनरल। अब प्रोवर्बियल सेइंग यानी लोकोक्ति या मुहावरे का एग्जांपल ले लीजिए जो हमेशा सच मानी जाती है। ये है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी काम शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। अब इसमें एक्शंस प्लूरल है, तो ये स्पीक का स्पीक ही रह गया, प्लूरल वर्ब फॉर्म।
इसी तरह है टाइम हील्स ऑल वुंड्स। अब ये होने को तो कोटेशन है, एक ग्रीक राइटर की कोटेशन है, एंशिएंट ग्रीक राइटर की, लेकिन ये इतना कॉमनली यूज होता है अब कि ये एक प्रोवर्ब की तरह ही है। तो ये दोनों हो सकता है। तो टाइम हील्स ऑल वुंड्स यानी समय सब घावों को भर देता है, और ये टाइम सिंगुलर है तो ये हील का हो गया हील्स। अब नॉन स्टॉप नेचर वाले एक्शंस और स्टेट्स में परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स के बाद हैं लॉन्ग टर्म एक्शंस और स्टेट्स, यानी लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य या स्थितियां। अब इसमें है डू यू इंग्लिश, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, और इसमें स्पीक की कोई वर्ड फॉर्म लगानी है। अब ये क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, अब ये एक स्किल है, आपकी योग्यता है कि आप इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक बनी रहती है, कोई अभी की स्थिति नहीं है। ये आपकी योग्यता है जो लंबे समय तक बनी रहती है, पर ये परमानेंट भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया हो और आप अब नहीं बोल पाते हो। तो ये लंबे समय तक रहने वाले होते रहने वाले कार्य हैं। अब इसमें ये देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू को लाना पड़ता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में उसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है। अब इसमें हो रहा क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब यस नो आंसर वाला क्वेश्चन बनाना होगा तो बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। तो ये हो गया डू यू स्पीक इंग्लिश। अब ये स्पीक इसलिए होगा क्योंकि जब भी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डस, तो मेन वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में पहुंच जाएगी। इवन जब पास्ट सिंपल में हम डू और डस की जगह डिड काम लेंगे डू का ही, तो वहां भी मेन वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में रहेगी। तो यहां ये स्पोक भी नहीं हो सकता था किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ये स्पोकन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हैज नहीं है, हैज यू स्पोकन हो सकता था नहीं तो, और ये स्पीकिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये आर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य या स्थितियों के आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन आपको इनको एक दो और उदाहरणों से समझना चाहिए। जैसे ये है राम लिव्स इन जयपुर। अब ये लिव यानी रहने का काम लंबे समय तक होता है, छोटे थोड़े बहुत समय के लिए नहीं होता है, लेकिन ये परमानेंट भी नहीं है, हो सकता है वो जयपुर से कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो और ये राम सिंगुलर है तो ये हो गया लिव्स। फिर है आवर टीचर टीचेस इंग्लिश नाइसली। अब इसमें इंग्लिश टीचिंग जो है वो लंबे समय तक हो रही है, लंबे समय तक करेगा, वो टीचर है तो ये थोड़ी उस समय विशेष के लिए ही कर रहा है, लेकिन ये परमानेंट भी नहीं है। तो ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो ये टीच का हो गया टीचेस, क्योंकि ये सिंगुलर है आवर टीचर। फिर अगर आई है तो आई के साथ लिव हो जाएगा, आई लिव इन जयपुर, या आई के साथ टीच है, टीचेस का हो जाएगा टीच, क्योंकि प्लूरल फॉर्म आती है आई के साथ, बस एक बी वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है जिसमें आई के साथ एम आता है। नॉन स्टॉप नेचर वाले एक्शंस और स्टेट्स में परमानेंट एक्शंस और स्टेट्स के बाद हैं लॉन्ग टर्म एक्शंस और स्टेट्स, यानी लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य या स्थितियां। अब इसमें है डू यू इंग्लिश, और ये क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, और इसमें स्पीक की कोई वर्ड फॉर्म लगानी है। अब ये क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, अब ये एक स्किल है, आपकी योग्यता है कि आप इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक बनी रहती है, कोई अभी की स्थिति नहीं है। ये आपकी योग्यता है जो लंबे समय तक बनी रहती है, पर ये परमानेंट भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया हो और आप अब नहीं बोल पाते हो। तो ये लंबे समय तक रहने वाले होते रहने वाले कार्य हैं। अब इसमें ये देखिए, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डू को लाना पड़ता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में उसके हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल टेंस है। अब इसमें हो रहा क्या है कि जब हेल्पिंग वर्ब यस नो आंसर वाला क्वेश्चन बनाना होगा तो बस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। तो ये हो गया डू यू स्पीक इंग्लिश। अब ये स्पीक इसलिए होगा क्योंकि जब भी ये हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डस, तो मेन वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में पहुंच जाएगी। इवन जब पास्ट सिंपल में हम डू और डस की जगह डिड काम लेंगे डू का ही, तो वहां भी मेन वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में रहेगी। तो यहां ये स्पोक भी नहीं हो सकता था किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ये स्पोकन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हैज नहीं है, हैज यू स्पोकन हो सकता था नहीं तो, और ये स्पीकिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये आर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब लंबे समय तक होते रहने वाले कार्य या स्थितियों के आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन आपको इनको एक दो और उदाहरणों से समझना चाहिए। जैसे ये है राम लिव्स इन जयपुर। अब ये लिव यानी रहने का काम लंबे समय तक होता है, छोटे थोड़े बहुत समय के लिए नहीं होता है, लेकिन ये परमानेंट भी नहीं है, हो सकता है वो जयपुर से कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो और ये राम सिंगुलर है तो ये हो गया लिव्स। फिर है आवर टीचर टीचेस इंग्लिश नाइसली। अब इसमें इंग्लिश टीचिंग जो है वो लंबे समय तक हो रही है, लंबे समय तक करेगा, वो टीचर है तो ये थोड़ी उस समय विशेष के लिए ही कर रहा है, लेकिन ये परमानेंट भी नहीं है। तो ये प्रेजेंट सिंपल आ गया, तो ये टीच का हो गया टीचर्स, क्योंकि ये सिंगुलर है आवर टीचर। अब नॉन स्टॉप नेचर के कार्यों और स्थितियों के ग्रुप में तीसरा है स्टेटिव वर्ब्स, यानी अवस्था या स्थिति सूचक क्रियाएं।
स्टेट से बना है, स्टेटिव, स्टेट यानी अवस्था या स्थिति या कंडीशन। अब ये लंबे समय या अल्प समय वाली हो सकती है। ये ग्रुप लंबे समय का है, अल्प समय का नहीं है। लेकिन क्योंकि अल्प समय के लिए वैसे भी कंटिन्यूअस टेंस आता है इंग्लिश में, लेकिन यहां अगर स्टेटिव वर्ब हो है कोई, तो उसको हम कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में शो नहीं करते, उसके लिए हम सिंपल एस्पेक्ट या सिंपल टेंसेस काम लेते हैं। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल लगाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली कंडीशन होगी तो प्रेजेंट सिंपल लगेगा। जैसे यही एग्जांपल ले लो, मोहन रादर टायर्ड टुडे, मोहन थोड़ा थका हुआ प्रतीत होता है। तो यहां होना तो चाहिए था इज सीमिंग, क्योंकि ये लग रहा है टुडे, लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये सीम एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इसे सिंपल एस्पेक्ट में दर्शाएंगे और इसलिए ये हो जाएगा सीम्स। सो मोहन सीम्स रादर टायर्ड टुडे, और ये मोहन सिंगुलर है इसलिए ये सीम्स हो गया। और ये तो ऑप्शंस बनते ही नहीं है इंग्लिश के हिसाब से। ये स्टेटिव वर्ब्स के फॉर्मूले हैं। ये पहला फॉर्मूला है, इसमें 18 प्रकार की स्टेटिव वर्ब्स हैं, जिनके बाद में हम 100 से ज्यादा उदाहरण लेंगे। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। अगर ये ढंग से याद नहीं हो रहा है, आप इन्हें याद कर लें। आप पॉज करके इन्हें याद कर सकते हैं। ये दूसरा फॉर्मूला है, ये दूसरे फॉर्मूले का थोड़ा सा पार्ट है, और ये इसका दूसरे फॉर्मूले का बाकी पार्ट है। इनमें 18 प्रकार की स्टेटिव वर्ब्स हैं। अब इन 18 प्रकार की स्टेटिव वर्ब्स में जो आपके 100 से ज्यादा एग्जाम्पल हमने लिए हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं अंडरलाइन किए देता हूं। अब ये पहले 4 प्रकार की स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनके अंडरलाइन वाले जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूले का आगे का पार्ट है, ये इसमें इमोशंस ही हैं। ये फॉर्मूले का आगे का पार्ट है, और ये नोइंग यानी कॉग्निशन वाला ही पार्ट है। और ये देखिए, ये सीन, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आया था, प्रतीत होना, फॉर्मूले का उससे आगे का पार्ट है, और ये फॉर्मूले का लास्ट पार्ट है। अब स्टेटिव वर्ब्स के और दूसरे क्वेश्चंस देखिए जो आपसे पूछे गए हैं। द प्रिंसिपल अ नाइस पर्सन। अब इसमें इनमें से कोई वर्ब लगानी है, और इसमें बी वर्ब की कोई फॉर्म आएगी, जिसके इज, एम, आर प्रेजेंट सिंपल में काम आते हैं नेम वर्ब के रूप में। अब यहाँ द प्रिंसिपल सिंगुलर है तो ये इज आएगा, द प्रिंसिपल इज अ नाइस पर्सन। और ये एक लंबे समय वाली स्थिति है, देखिए, अल्प समय वाली नहीं है। इसी तरह अब आगे देखिए, शी द राइट आंसर। अब इसमें नो की कोई वर्ब फॉर्म लगानी है, और नो एक स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इज नोइंग ना आके सिर्फ नोज आएगा। नो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो नोज आएगा, तो शी नोज द राइट आंसर। नोन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हैज आना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तभी नोन आ सकता था। अब देखिए, आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। ये सिंपल सी बात है, प्रेजेंट सिंपल में है, ये आप देख के बता ही सकते हैं। और ये सी स्टेटिव वर्ब है, सीइंग के रूप में यूजुअली काम नहीं आती। अब आपको लेकिन थोड़े बहुत और भी स्टेटिव वर्ब के एग्जांपल्स देखने चाहिए। ये तो ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं, लेकिन जो आपको और समझने चाहिए ताकि आप थोड़ा सा और पुख्ता हो जाए। देखिए, माई फादर लव्स मी, ये आरबीएससी 10th बोर्ड का क्वेश्चन है। अब ये लव का लव्स हो गया। अब ये लविंग नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है। इसी तरह आई लाइक यू, और ये सिंगुलर है इसलिए लव्स हो गया। आई लाइक यू, आई होप यू, आई के साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म आती है तो ये आ गया। शी नोज सिंगुलर हो गया, शी नोज एवरीथिंग, ये अपन ले चुके हैं ऊपर। अच्छा, इसी तरह ये देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब ये आपका कोई पोजेशन है, लेकिन इसको आई एम हैविंग अ कार नहीं हो सकता क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है। अब दूसरा मुख्य प्रकार है हैबिचुअल प्रेजेंट यानी आदत संबंधी वर्तमान। इसमें कार्य कई बार होता है और विद ब्रेक्स या रुक रुक कर होता है। पहले वाले ग्रुप की तरह नॉन स्टॉप नहीं होता है। इसका फॉर्मूला है, he has a habit of repeatedly taking RH। RH क्या होती है? restricted holidays। ये क्या होती है? ऐच्छिक अवकाश जो सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। तो इस फॉर्मूले में ये इसके 3 प्रकार आ गए, रिपीटेडली, और RH से आ गया रूटीन्स और हैबिट्स। तो ये 3 प्रकार है। रिपीटेड कैजुअल एक्शंस यानी दोहराए जाने वाले आकस्मिक या अनियत कार्य, यानी ये अनियमित रूप से होते हैं, बार बार होते हैं लेकिन इनका रूटीन नहीं है। फिर है रूटीन्स, नित्य कर्म या दिनचर्या, यानी ये ऑर्गेनाइज या शेड्यूल्ड होते हैं, यानी व्यवस्थित या नियमित रूप से होते हैं। और ये है हैबिट्स यानी आदतें। इसी के नाम पे पड़ा है हैबिचुअल, क्योंकि बार बार हो रहे हैं लेकिन विद ब्रेक्स हो रहे हैं। अच्छा, इसमें फ्रीक्वेंसी एडवर्बियल्स यानी बारंबारता दर्शाने वाले क्रिया विशेषणों का यूजुअली प्रयोग होता है, और वो कौन से हैं? ये सब हैं। अब इनमें से मैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको अंडरलाइन किए देता हूं। वैसे इन सभी को जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार इनको एक नजर में देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये टाइम एक्सप्रेशंस भी हैं, देखिए, एवरी टाइम, ये भी फ्रीक्वेंसी बताते हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। और ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये वो है जो आपके आगे के क्वेश्चंस में आपको नजर आएंगे। अब दूसरे मुख्य प्रकार का पहला प्रकार है रिपीटेड कैजुअल एक्शंस।
लेकिन ये आपके लेवल पे यूजुअली नहीं पूछा जाता, लेकिन इसको आपको समझना चाहिए कि ये है क्या। जैसे आई गो टू जयपुर, अब इसमें ये रूटीन नहीं है कि मैं रेगुलरली जा रहा हूं, इसमें मैं 2 दिन पहले भी गया हुआ हो सकता हूं, 50 दिन पहले भी, या 5 दिन बाद भी जा सकता हूं। इसलिए ये कैजुअल हो गया, आकस्मिक या अनियत। आपसे रूटीन ज्यादा पूछे जाते हैं जो नित्य कर्म होते हैं, ठीक है, जैसे या नियमित रूप से होते हैं, जैसे दिस जर्नल ट्वाइस अ मंथ। अब इसमें ये ट्वाइस अ मंथ ये फ्रीक्वेंसी हो गई, तो अपीयर्स आ सकता है इसमें, द जर्नल अपीयर्स, अपीयर का इसमें फॉर्म लगाना है, इज अपीयरिंग हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी कामों के लिए होता है, एक ही बार हो रहे हैं जो। अब ये देखिए ये अपीयर्स, लेकिन यहां ये अपीयर भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंपल एस्पेक्ट का काम होता है फ्रीक्वेंसी शो करना, तो यहां अपीयर्स और अपीयर्ड दोनों हो सकता है। अच्छा, अब आइए, और ये जनरल जर्नल सिंगुलर है तो ये अपीयर्स आ गया, और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होती, इसलिए ये सिर्फ अपीयर्ड भी हो सकता है बस। लेकिन पास्ट में सिंगुलर होता है बी वर्ब का, वॉज, बस एक उसी का होता है, वो भी एक्सेप्शनल केस है, बी बहुत एक्सेप्शनल वर्ब है। अच्छा, ही जनरली फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, अब ये एवरी मॉर्निंग जनरली ये दोनों फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, और ही सिंगुलर तो ये हो जाएगा गोज, तो ही गोज, ओके, हैज गॉन हो नहीं सकता। ही जनरली वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, अभी इवन नाउ के चक्कर में वेंट नहीं आया, नहीं तो ये भी आ सकता था। अच्छा, अब है ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे डू को लगाना है, और यहाँ डू मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स, अब ये ईच ऑफ द गर्ल प्रत्येक, तो प्रत्येक एक हो गया, तो ये एक होने से सिंगुलर होने से ये हो गया डज, तो ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स डज अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट, और ये रेगुलर वाला काम होता है, ठीक है। अब है द लास्ट ट्रेन एट मिडनाइट एवरी डे, ये फ्रीक्वेंसी वाला हो गया, तो यहां पे हो जाएगा लीव को बताना है, तो ये हो जाएगा लीव्स, द लास्ट ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट एवरी डे, है ना, रोज रात को जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी एडवर्बल आ रहे हैं, अब देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी एडवर्बल नहीं है, ये है आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। अब ये इसका ये रेगुलर का काम है, उसका रूटीन का काम है, तो इसमें भी ये क्या हो गया। अच्छा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस थोड़ी है, सिंपल सा बताना है तो प्रेजेंट सिंपल है, आप देख के ही बता सकते हैं। अब तीसरा प्रकार है हैबिट्स या आदतें, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सी होना चाहिए था। व्हेन ही गेट्स होम हिज वाइफ एट द गेट वेटिंग फॉर हिम, अब सिट का कोई फॉर्म लगाना है, अब यहाँ विल सिट हो सकता था, ऐसा होता है, ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, फ्यूचर सिंपल जब यहाँ आता है, यहाँ प्रेजेंट सिंपल आता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट सिंपल इसलिए आएगा क्योंकि ये एक आदत है कि वो जब भी जाता है वो बैठी मिलती है उसको, ठीक है, तो यहाँ पे सिट्स आएगा, और सिंगुलर है तो ये सिट्स हो गया। अब तीसरा मुख्य प्रकार और चौथा मुख्य प्रकार आपसे पूछा नहीं जाता, और पांचवा मुख्य प्रकार है सिंपल प्रेजेंट रेफरिंग टू द फ्यूचर, यानी सामान्य वर्तमान जो भविष्य काल का उल्लेख करे। इसमें दो तरह के सेंटेंसेस बनते हैं, एक तो जब मेन क्लॉज में फिक्स फ्यूचर अरेंजमेंट हो, ये आपसे एक्चुअली नहीं पूछा जाता। फिर है सबॉर्डिनेट क्लॉज में, सबॉर्डिनेट क्लॉज का कैसे होते हैं वो, टेम्पोरल या टाइम रिलेटेड सबॉर्डिनेट क्लोज, कालसूचक अधीनस्थ उपवाक्य, या कंडीशनल सबॉर्डिनेट क्लोज यानी शर्तवाचक अधीनस्थ उपवाक्य, आपसे ये पूछा जाता है, ये भी नहीं पूछा जाता, पर इसका भी एक आध एग्जांपल हम ले लेंगे। अब ये एग्जांपल है टेम्पोरल या टाइम रिलेटेड सबॉर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल के यूज का, ये अंटिल की वजह से ये टाइम रिलेटेड है। देखिए, आई विल वेट अंटिल यू कम, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक आप नहीं आ जाओगे, नहीं आ जाओगे, तो फ्यूचर बता रहा है अंटिल यू कम, फ्यूचर बता रहा है प्रेजेंट सिंपल से, और ये देखिए इसमें फ्यूचर सिंपल है और यहाँ प्रेजेंट सिंपल होता है। इसी तरह कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल क्लॉजेस में भी प्रेजेंट सिंपल आता है और मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आ जाता है। जैसे ये है, इफ ही व्हाट आर वी टू डू, तो यहाँ पे कम की कोई फॉर्म लगानी है। अब ही, इफ ही कम्स व्हाट आर वी टू डू, एक्चुअली इसमें कंफ्यूज किया गया है, व्हाट विल वी डू की जगह इन्होंने लिख दिया व्हाट आर वी टू डू, हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशनल क्लॉज है, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल आ गया, ये फर्स्ट टाइप ऑफ कंडीशनल होता है, तो इफ ही कम्स व्हाट आर वी टू डू। अब इसी तरह का ये है, इफ यू हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, अगर तुम ज्यादा तेज मारोगे तो कील को गाड़ दोगे अंदर, तो इफ यू हिट हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, ये आएगा। अब ये आपको विल हिट लग सकता है, पर ये कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनके कंडीशनल क्लॉज में, फर्स्ट क्लॉज में, इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल काम आता है, और बाद वाले क्लॉज में, मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल काम आता है, ये रूल है। अच्छा, अब इसी तरह का एक, जैसे ये देखिए, आई विल वेट इफ यू कम, अब वो अंटिल यू कम की जगह हो गया इफ यू कम, तो यहाँ ये कंडीशनल सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, पर वही कंडीशन है, ये फ्यूचर सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल, जिसके द्वारा फ्यूचर बताया जा रहा है। अब देखिए,
आमतौर पर आदेशात्मक वाक्यों में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस प्लूरल वर्ब फॉर्म की ही काम आता है, क्योंकि उनका विषयकर्ता हमेशा छिपा हुआ यू होता है। आदेशात्मक वाक्यों में ये भी एक एग्जाम्पल आया आपके, देखिए, प्लीज द विंडो, तो प्लीज ओपन द विंडो, क्योंकि ये यू के लिए छिपा हुआ यू होता है, तो ये ओपन द विंडो। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं PYQs वाले ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।